नमस्कार, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस की वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे जैनिक पावर एंड केबल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट ए टू जेड एनालिसिस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो इनसाइट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे वो और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक आईपीओ डिटेल्स को देखें तो ये आईपीओ 10 जून को ओपन होगा, 12 जून तक ओपन रहेगा, 13 जून को इसका अलॉटमेंट होगा और लिस्टिंग का जो डेट है वो 17 जून का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है और जो प्राइस बैंड है वो 100 रुपीज से लेके 110 रखा गया है। इसमें आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे और जो आईपीओ का टोटल साइज है वो 51.3 करोड़ का है, जिसमें कंपनी 46 लाख 63,200 शेयर्स इशू करेगी। अच्छी बात यह है कि कंपनी ओएफएस बिल्कुल नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी का पूरा पैसा जो आईपीओ से रेज होकर आएगा वो उसकी ग्रोथ में लगेगा। ये आईपीओ एनएसई की एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। अब बात करते हैं कि आईपीओ के जो पैसे आएंगे वो यूज कहाँ पर होंगे। तो देखो, जो 50 करोड़ का आईपीओ का अमाउंट है उसमें से 23.5 करोड़ कंपनी अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट में लगाएगी, मतलब जो उनका रेगुलर एक्टिविटीज है उसमें यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद कंपनी एक और नया प्लांट सेटअप करेगी जिसमें लगभग 11 करोड़ चला जाएगा, और फिर बाकी का जो 5 करोड़ है उससे कंपनी अपने लोन को पे ऑफ करेगी। अब बात करें कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, तो देखो, कंपनी 2011 में जैनिक एंटरप्राइजेस के नाम से स्टार्ट हुई थी, यानी कि इनके पास 10 साल से भी ज्यादा का मेटल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। शुरुआत में ये एल्युमिनियम के स्क्रैप और इंगॉट्स को ट्रेड किया करते थे और 2019-20 में कंपनी ने एल्युमिनियम वायर रॉड्स को भी ट्रेड करना शुरू किया। फिर कंपनी ने 1 अप्रैल 2023 में एक बड़ा डिसीजन लिया और खुद मैन्युफैक्चरिंग में उतर गई, जिसकी वजह से उनके फाइनेंशियल्स में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, जो कि हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उनके मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी 9.5 mm की एल्युमिनियम वायर रॉड्स बनाती है, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड भी है। फिलहाल ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडिया का जो एल्युमिनियम कंजम्पशन था वो फाइनेंशियल ईयर 11 में 2.2 मिलियन टन था, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 19 में हो गया 4 मिलियन टन का, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक 7.2 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। तो इसका रीजन सिंपल है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर सेक्टर, ईवीज, डिफेंस और कंस्ट्रक्शन बूम पर चल रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो देखो, 31 मार्च 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 67 करोड़ के आसपास था, जो कि एक साल के अंदर 5 गुना बढ़ गया और पहुंच गया 340 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 लाख का था वो एक साल के अंदर बढ़कर 2024 में हो गया 5 करोड़ का, और नेक्स्ट ईयर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर से बढ़ गया। तो देखो, जो रेवेन्यू में ग्रोथ था एक साल के अंदर वो 400% से भी ज्यादा आया। रीजन क्या था? रीजन सिंपल था कि कंपनी जो पहले सिर्फ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी वो अब मैन्युफैक्चरिंग में भी घुस गई, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए। प्रॉफिट ग्रोथ के रीजंस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में घुसने के बाद कंपनी अपने क्वालिटी और कॉस्ट पर कंट्रोल कर पाई, साथ ही साथ डायरेक्ट सेल्स की वजह से उनकी अर्निंग्स भी बढ़ गई और जो प्रोडक्शन का स्केल था वो बड़ा हो गया, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई। की टेकअवेज की बात करें तो इन 2 सालों के अंदर ही कंपनी का रेवेन्यू 5 टाइम्स और प्रॉफिट 60 टाइम्स बढ़ गया, और जो नेटवर्थ था वो 10 गुना बढ़ गया। अब बात करते हैं डेट की। कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो देखो, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का जो टोटल बोरोइंग था वो लगभग 17 करोड़ का था और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो सिर्फ 15 लाख का था। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में बोरोइंग्स तो बढ़ी लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टोटल बोरोइंग में सिर्फ 3 गुने का फर्क रह गया है। और फाइनेंशियल ईयर 25 में भी कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर से डबल हो गया, जिसकी वजह से अब रफली सिर्फ 2 गुने का डिफरेंस रह गया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए आराम से मैनेजेबल है। ये एक अच्छा सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उससे बस 2 गुना ही उनका डेट है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डेट के ऊपर। और ऐसा देखा गया है पास्ट में कि जो इंडियन कंपनीज है उनका फेल होने का मेन रीजन ही डेट होता है। तो हमें जैनिक के इम्प्रूविंग प्रॉफिट्स और स्टेबल डेट्स ये दिखाते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है, ताकि वो अपने डेट को आराम से मैनेज कर सके। अब बात करते हैं सीएफओ की, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। सबसे पहले आइडियल एक बताऊं किसी भी कंपनी के लिए, तो उसका जो नेट प्रॉफिट और सीएफओ हो वो अगर साथ साथ चले तो बहुत ही बेहतर होता है। इस केस में देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 15 लाख का था और सीएफओ वो 3.5 करोड़ के आसपास था।
तो ये एक हेल्दी साइन है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में सीएफओ नेगेटिव 5 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 9.2 करोड़ का था। ये एक नेगेटिव चीज है और एक ये कंसर्न भी बड़ा बन सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके रीजन की बात करें तो मेजर रीजन था कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म लोन्स भी बढ़ा लिए हैं, जिसकी वजह से उनका जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर 25 का जो सीएफओ था वो नेगेटिव हो गया है। वैसे जो नेगेटिव सीएफओ है वो लॉसेस की वजह से नहीं है, वो एग्रेसिव बिजनेस ग्रोथ की वजह से है और वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने की वजह से है। ये एक टेम्पररी फेज है और किसी भी कंपनी के लिए जब वो अपने एक्सपेंशन साइकिल में होती है तो नॉर्मल होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में क्या होता है, क्या फ्यूचर में ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है या फिर जो सीएफओ है वो पॉजिटिव हो जाता है, ये चीज मैटर करेगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो किसी भी एवरेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 to 8% होता है, लेकिन हम अगर इस कंपनी की बात करें तो वो सिर्फ 2.6% है, जो कि काफी कम है। ये दिखा रहा है कि कंपनी अभी भी अपने कॉस्ट, प्राइसिंग और वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस से जूझ रही है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो रहा है हर साल। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 0.2% था, फिर वो अगले साल बढ़कर 1.48% हुआ और फिर नेक्स्ट ईयर में 2.62। लेकिन इस पर भी आपको नजर रखना है कि ये फ्यूचर में बढ़ता है या फिर घटता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो देखो कंपनी का आईपीओ के पहले जो वैल्यूएशन था पी रेशो वो 11.5 का था और आईपीओ के बाद इसका जो पीई है वो हो जाएगा 17 का। इस पीई को अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूं तो हिंद एल्यूमिनियम का पीई 6.2 का है और एफरिन इंडिया का 50 का है। ऑल्दो कंपनी ने आरएचपी में तो लिखा है कि ये दोनों उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन ये इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि इन दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स और स्केल में काफी अंतर है। अब बात करें ग्रोथ की तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो 88% कैगर से बढ़ रहा है और प्रॉफिट का ग्रोथ वो 200% के कैगर से बढ़ रहा है। तो क्या ये आईपीओ फेयरली वैल्यूड बोला जा सकता है? तो देखो 200% के प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए कंपनी अगर 20 से 25 के पी पर भी आती तो भी जस्टिफाइड था, लेकिन कंपनी अपना आईपीओ 17 के पी पर ला रही है। लेकिन एक चीज आप भूलना मत कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो ये अभी भी इम्प्रूव होने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं लिस्टिंग गेन की। लेकिन उससे पहले किसी भी आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन देखने को कब मिलता है? जब उस आईपीओ का जीएमपी 30 से 40% या उससे ज्यादा होता है तब, और जब उस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन 9 से 10 गुना हो जाता है पहले ही 2 दिनों में, तब 95% चांसेस हो जाते हैं कि ये आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन देगा। तो अब बात करते हैं जैनी की। तो फिलहाल आज का जो जीएमपी चल रहा है वो 0 है और कल ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और पिछले 6 दिनों से भी मैं देख रहा हूँ इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है कि इसका जीएमपी बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमको कोई स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है इस आईपीओ में। लेकिन फिर भी सब्सक्रिप्शन अगर पहले 2 दिनों में बहुत तेजी से होती है तो चीजें बदल सकती हैं। तो अगर आप इसी तरह से फाइनेंस के सेक्टर में अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो इस तरह का क्वालिटी वीडियो बनाने में हमको बहुत सारा टाइम, रिसर्च और एफर्ट लगता है। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एनालिसिस था वो पास्ट डेटा के एनालिसिस पर था। आपको इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च करना जरूरी है। अब आपके लिए एक सवाल है, आप किसी भी आईपीओ में, खासकर एसएमई आईपीओ में अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए उसमें अप्लाई करते हो तो क्या सबसे ज्यादा देखते हो? उसका जीएमपी या फिर उसके सब्सक्रिप्शन कैसे आए हैं स्टार्टिंग के 2 दिनों में, या फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस कैसे हैं, या फिर आप इन सभी चीजों को देखने के बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई करते हो? और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो भी आपको किस टॉपिक पर देखना है या फिर कौन सी आईपीओ का एनालिसिस देखना चाहते हो वो आप कमेंट कर दो।